चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। घटना सार का हम डिस्कशन करेंगे आज समसामयिकी पार्ट। यहाँ समसामयिकी अर्धवार्षिकी देखो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके पहले हमने राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और आर्थिकी 3 खंड कंप्लीट कर लिए हैं और इन खंड को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से बोला गया था कि भाई आगे का जो समसामयिकी पार्ट है वो पढ़ लेना, जो उत्तराखंड पीसीएस दे रहे थे। अब बोले जो उत्तराखंड पीसीएस नहीं दे रहे हैं भाई, उनके सामने एक चैलेंज है, आगे वो यूपी पीसीएस देंगे और आरओ देंगे, तो पढ़ने के स्तर पर भी यहाँ फैक्चुअल टॉपिक्स को पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आज हम डिस्कशन जो करेंगे, इधर उधर की थोड़ी बातें, कुछ निमोनिक्स सीखेंगे। निमोनिक्स होते हैं या आप स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा अगर पढ़ लेते हो साथ में, तो आपके लिए ये जो फैक्ट होते हैं ये रिटेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो कोशिश यही की जाएगी कि थोड़े आसान बना दिए जाएं आपके लिए तथ्य, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो आज 3 खंड बताए गए थे आपको, टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट पहले कर दिया गया कि 3 खंड यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। कौन कौन से? चर्चित व्यक्ति देखेंगे और चर्चित स्थल देखेंगे। इसके अलावा जो पिछले 6 महीने में महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स रहे थे वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो जिनके पास मैगजीन है उन्होंने तो पढ़ रखा होगा अच्छे से, एक बार नहीं है तो ये पीडीएफ आपको देखो ग्रुप पर दे दी जाती है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां से आपको क्या है पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ को रखना सामने, और जो यहाँ पर तरीके बताए जाएं, इधर उधर की बातें की जाएं, वो भी आप उसको नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला खंड है हमारा चर्चित व्यक्ति। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही हैं आपकी पिछले 6 महीने में, यहां घटना सार में जनवरी से लेकर के जून तक की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो कवर की गई है। यूपीपीसीएस एग्जाम में देखो जनवरी से आपको करंट अफेयर्स कवर करनी होगी, तो जनवरी से जून तक आप इस मैगजीन के माध्यम से अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो कपिल दुआ है पहला। देखिए चर्चित व्यक्ति कौन है? कपिल दुआ। तो डॉक्टर कपिल दुआ को क्या बनाया गया है? एसोसिएशन, जो आपका एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन है, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अपने को क्या है, एग्जाम में जब आएगा तो ऑप्शन सही टिक करना होगा। देखो ऑप्शन सही टिक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कपिल दुआ से, कपिल को देखो ध्यान रखो, कपिल के बारे में अगर कोई नहीं जानता है तो कपिल शर्मा को तो आप सभी जानते हो, और कपिल शर्मा ने हाल ही में आप जानते हो कि कपिल शर्मा पहले आप देख लो और आज के समय देखो क्या कराया हुआ है, बोले हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है ना। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कितना चेंज आया आपने देखा है। तो हेयर ट्रांसप्लांट हमें पता है कपिल शर्मा ने कराया है, तो वहीं से हमने कपिल दुआ को कनेक्ट किया, जो भारत के ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, इन्हें आपका एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो वहां पर हमें कपिल, देखो कपिल दुआ से कपिल शर्मा का कोई कनेक्शन नहीं है, अपने को एग्जाम में याद रखना है। जैसे एग्जाम में ऑप्शन आएगा डॉक्टर कपिल दुआ, हमें ये स्टोरी याद आ जाएगी और उसके बाद आपका आंसर सही हो जाएगा, 1 नंबर लाना है हमें वहां पे, ठीक है। फिर देखो अगला है आपका काम्या कार्तिकेयन। और काम्या कार्तिकेयन क्यों चर्चा में रही? देखो ये माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोही के रूप में सबसे युवा भारत की पर्वतारोही बनी है। अब यहां जान लेते हैं 2-3 फैक्ट हैं, वो सारे फैक्ट आपको यहीं पर तैयार होने चाहिए। मई महीने की बात है, देखो जनवरी से जून का करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं, और मई महीने में आपका माउंट एवरेस्ट है, इसकी धज्जियां उधेड़ी गई हैं। कैसे? जब हम यहां पर भारत की सबसे युवा पर्वतारोही की बात कर रहे हैं तो वो है आपकी काम्या कार्तिकेयन। और इसी के आगे देखो अगले पेज पर जब जाओगे तो भारत की सबसे जो आपकी वृद्ध यानी कि जो 55 वर्ष की हैं पर्वतारोही कौन बनी है? ज्योति रात्रे, ठीक है, ध्यान से समझना यहां पर। तो काम्या कार्तिकेयन और ज्योति रात्रे को एक साथ पढ़ना। क्यों? ये आपकी यंगेस्ट हैं, काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, और आपकी जो ज्योति रात्रे हैं ये सबसे ओल्डेस्ट हैं जो 55 वर्ष की हैं। वही दूसरी चीज और याद रखना, काम्या कार्तिकेयन कहां से हैं? आपकी मुंबई से हैं। कभी कभी राज्य पूछ लेता है कि किस राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो काम्या कार्तिकेयन आपकी मुंबई से बिलोंग करती हैं, वहीं ज्योति रात्रे जो है आपकी एमपी से बिलोंग करती हैं। जो बातें यहां पर बोली जाएं बहुत ध्यान से सुनना, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में घुमा फिराकर किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। और इनकी उम्र कितनी है? जो यंगेस्ट है काम्या कार्तिकेयन, इनकी उम्र है 16 वर्ष 9 महीने, ठीक है। और वो जो वृद्ध हैं सबसे ओल्डेस्ट हैं वो है 55 वर्ष की। इसके साथ साथ मई महीने में देखो आपकी बोला ना कि माउंट एवरेस्ट की धज्जियां उड़ाई गई, तो 2 और घटनाएं हुई, और दो व्यक्ति और चर्चा में रहे, वो दोनों थे आपके नेपाल से। पहली थी आपकी पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ के क्यों चर्चा में रही? पूर्णिमा श्रेष्ठ इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इन्होंने एक ही सीजन में 13 दिनों के भीतर 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, ठीक है। ध्यान रखना, एक ही सीजन में 2 हमने कनेक्ट की कि भारत की एक सबसे यंगेस्ट और भारत की एक सबसे ओल्डेस्ट। एक आपने यंगेस्ट याद कर ली काम्या कार्तिकेयन, और एक आपने ओल्डेस्ट याद कर ली ज्योति रात्रे। फिर हमने 2 और देखे कि मई में और 2 घटनाएं हुई, 2 व्यक्ति और चर्चा में रहे माउंट एवरेस्ट को लेकर के। कौन कौन? पहली है आपकी पूर्णिमा श्रेष्ठ, और फिर दूसरी है आपकी कामी रीता शेरपा। तो 2 और आपकी चर्चा में रही, कामी रीता शेरपा और आपकी पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ देखिए आपकी एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई करती हैं, इसका रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और कामी रीता शेरपा
कामी रीता शेरपा जो हैं इन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ठीक, तो ये 4 व्यक्ति आपके चर्चा में रहे और चारों चर्चित स्थल हमने चारों चर्चित व्यक्ति एक साथ कवर किए। एक साथ कवर करने पे ये होगा कि कहीं से भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी तो आप सही कर ले जाओगे। ठीक है, तो अब याद हो गया होगा सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं तो अगला चर्चित व्यक्ति देखते हैं, वो है आपकी करीना कपूर खान। क्यों चर्चा में रही? देखो, करीना कपूर खान को यूनिसेफ का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर या राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और यूनिसेफ क्या होता है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। देखो, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपका पहले जो हुआ करता था चाइल्ड एंड एजुकेशन फंड था। अभी एजुकेशन को हटा दिया गया है, यूनाइटेड नेशन आपका देखो यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया, लेकिन जो एब्रिविएशन रखा गया है वो यूनिसेफ ही रखा गया है। एजुकेशन हटा दिया गया है, ई हटा दिया गया है। ठीक है, ये करंट का एकदम अपडेट है। तो फिर आपको और क्या पता होना चाहिए यूनिसेफ के बारे में? इतना एटलीस्ट जानकारी रखो कि इसका मुख्यालय कहां पर है। तो नोट डाउन कर लेना, इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। कहां है भाई? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और बोले देखो यूनिसेफ कब आता है? जब सेकंड वर्ल्ड वार होता है। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आपको पता है कि बच्चों वगैरह की हालत जो होती है बहुत खराब होती है ना, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके आवास को लेकर के चिंता जाहिर की जाती है। तो वहां पर यह संगठन आता है आपका यूनिसेफ, और उसी यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और अभी करंट की न्यूज यह है कि यूनिसेफ का जो राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है भारत में, किसे बनाया गया है? करीना कपूर खान को बनाया गया। क्लियर? तो सारे देखो फैक्ट आसान हो गए आपके लिए और इजीली आपको अब रिटेन भी होंगे, क्योंकि यूनिसेफ की चर्चा आसपास की कर दी गई है, तो उसके बाद ये करीना कपूर खान वाला फैक्ट भी आसान हो जाता है। अगला फैक्ट है देखो, और अगला जो चर्चित व्यक्ति है मुनीब अमीन भट्ट है। मुनीब अमीन भट्ट क्यों चर्चा में रहे? चर्चा में इसलिए रहे चूंकि इन्हें नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। बोले हॉल ऑफ फेम में क्यों शामिल किया गया? शामिल इसलिए किया गया कि नासा में देखो, नासा के डेटा को लेकर के जो लीक होने की जो कमियां थी, कैसे? यहां समझो, साइबर क्राइम की समस्या बढ़ती जा रही है और साइबर क्राइम का शिकार नासा भी हो सकता है। बोले ना शिकार हो, जो कमियां आपके डेटा में मौजूद हैं, जिन कमियों के कारण आपका डेटा लीक हो सकता है, इन्होंने नासा को वो चीजें बताई हैं कि भैया ये कमियां सुधार लो, नहीं तो आपका डेटा भी क्या हो सकता है? लीक हो सकता है। हैकर्स एकदम तैयार बैठे हुए हैं। बोले तो नासा इस चीज से खुश हुआ और मुनीब अमीन भट्ट को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ठीक है, हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया है? मुनीब अमीन भट्ट को। याद ऐसे रखना, हॉल ऑफ फेम दिया गया तो अमीन बोले आमीन। ठीक है, स्वीकार है यानी कि, है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला चर्चित व्यक्ति देखते हैं। अगली चर्चित व्यक्ति हैं आपकी रुचिरा काम्बोज। और रुचिरा काम्बोज क्यों चर्चा में नहीं? देखो, रुचिरा काम्बोज जो है भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में क्या थी? महिला स्थायी प्रतिनिधि थी और यह सेना निवृत्त हो चुकी हैं, है ना, ये रिटायर हो चुकी हैं इस पद से, और ये भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि बनी हुई थी। देखो, यूनाइटेड नेशन में सभी देशों के आपके प्रतिनिधि होते हैं, वैसे ही भारत की ओर से जो स्थायी प्रतिनिधि थी वो थी रुचिरा काम्बोज। यानी कि कहीं भी आपको स्ट्रेटेजिकली अगर बात करनी होती है, भारत का पक्ष रखना होता है, तो पक्ष रखने के लिए यूनाइटेड नेशन में कौन होता है आपका? वही थी आपकी रुचिरा काम्बोज, और ये सेना निवृत्त हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला व्यक्ति। तो अगले व्यक्ति हैं आपके ऑस्कर विजेता अल्बर्ट रूस रूडी। ठीक है, अल्बर्ट एस रूडी क्या हुआ है? इनका निधन हुआ है और इन्हें द गॉडफादर और मिलियन डॉलर बेबी के लिए ऑस्कर मिला हुआ था। ठीक, आगे अगली न्यूज देखते हैं। अगला है कर्नल वैभव अनिल काले। देखो, कर्नल वैभव अनिल काले क्यों चर्चा में रहे? आप सभी ने देखो न्यूज देखी होगी। हुआ क्या, अभी इजराइल और फिलिस्तीन का जो वार हो रहा है, तो इजराइल फिलिस्तीन के वार में रफा, जो रफा जगह है, यहां पर आपने एक मीम देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, ऑल आइज ऑन रफा। हुआ क्या था, इजराइल के द्वारा इस क्षेत्र पर हमला किया गया, तो यहाँ के जो स्थायी नागरिक थे, यहाँ के लोकल्स जो थे, वो भी इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए। अब बोले अनिल काले का क्या संबंध है इससे? अनिल काले का निधन होता है, और कैसे निधन होता है, कैसे शहीद होते हैं ये, उसके पीछे की कहानी सुन लो। देखो, होता क्या है, भारत या किसी भी देश में जब सेना में शामिल व्यक्ति होता है, वो सेना निवृत्त हो जाता है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का आपका पीस मिशन चलता है। ठीक है, एक यूनाइटेड नेशन का एक पीस मिशन है, उसमें जो भी देशों के सेनानिवृत्त होते हैं, सैनिक होते हैं, वो यदि उसमें शामिल होना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, यूनाइटेड नेशन की सेना का पार्ट बन सकते हैं। और ये पीस मिशन कैसे चलाया जाता है? जैसे कहीं पर मान लीजिए गृह युद्ध छिड़ गया किसी भी देश में, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां गृह युद्ध वगैरह छिड़ते हैं, या कहीं पर युद्ध जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का वार है, रूस यूक्रेन का वार है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पीस की बहुत नीड होती है। वैसे एक क्षेत्र था आपका रफा, तो रफा पर पीस की नीड थी, तो यूएन के द्वारा पीस मिशन भेजा जाता है। उसी पीस मिशन के तहत ये कर्नल वैभव अनिल काले भी जाते हैं, और ये क्या होता है, एक यूनाइटेड नेशन के वाहन से जा रहे होते हैं, उसी वाहन पर इजराइल के द्वारा लगातार उस क्षेत्र पर हमला किया जा रहा होता है, तो उसी हमला का शिकार होता है वह वाहन, और ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? कर्नल वैभव अनिल काले। ठीक है, इनकी कहानी पूरी समझ में आई।
और उनकी कहानी सुनने के बाद आपको ये फैक्ट भी याद हो गया होगा, ठीक है। अब ये घटना काले अक्षरों में लिखी जाएगी, इसीलिए अनिल काले आपको नाम याद हो गया। अब पीटर हिग्स, देखो हिग्स बोसान कण के बारे में आप सभी ने सुना होगा। हिग्स बोसान कण को क्या है, आपका बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता है। अब वही फंडामेंटल पार्टिकल की खोज करने वाले दुनिया का पहला कण माना जाता है, कौन सा है वह, हिग्स बोसान कण, ठीक है। अब गॉड्स पार्टिकल भी बोला जाता है इसीलिए इसको। अब जो जिन्होंने खोज की थी ना, पीटर हिग्स, इनका ही निधन हुआ है, याद रखना, किसका, पीटर हिग्स का। अगला अगला व्यक्ति कौन है भाई चर्चा में, अगले व्यक्ति हैं आपके, ये सारे हमने देख लिए, देखो है ना, माउंट एवरेस्ट वाला एक ही जगह पर सारे देख लिए हैं। उसके बाद अगले आते हैं अरुण योगीराज। अब अरुण योगीराज क्यों चर्चा में है, देखो अरुण योगीराज, योगीराज कहां पर है, बोले योगीराज है यूपी में। देखो याद करने का तरीका है अच्छा, योगीराज है यूपी में, और योगीराज में ही राम मंदिर बना। अब राम मंदिर के अंतर्गत ही हमने प्राण प्रतिष्ठा पढ़ा, और प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत देखो जो मूर्ति आपकी स्थापित की गई। अब मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति कौन है, बोले वही योगीराज हैं, ठीक है। तो योगीराज जो है, अरुण योगीराज हैं, इन्होंने ही भगवान राम की मूर्ति बनाई है, जो 51 इंच ऊंची है और 200 किलोग्राम भारी है, वजन है इसका, ठीक है। तो इस मूर्तिकार कौन है जो मूर्ति भगवान राम की बनाने वाले, वो है अरुण योगीराज, ठीक है। योगीराज से आपको याद आ जाएगा नाम, और आंसर हो जाएगा सही टिक अपना, बस इतना ही चाहिए हमें। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा सही टिक करने एग्जाम में, इससे ज्यादा उस पर रिसर्च नहीं करनी है। फिर देखो साइमा वाजिद। अब साइमा वाजिद क्यों चर्चा में रही, अगर साइमा वाजिद से थोड़ा चर्चित हो जाओ आप, थोड़ा परिचय हो जाए इनसे अच्छा, तो फिर ये फैक्ट कठिन नहीं रह जाएगा। अब साइमा वाजिद हैं कौन, साइमा वाजिद आप किसी को नहीं तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को तो जानते होंगे, बोले हाँ बिल्कुल जानते हैं, कौन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं आपकी शेख हसीना, और शेख हसीना की ही बेटी है आपकी साइमा वाजिद। और साइमा वाजिद को WHO के द्वारा क्या किया गया है, दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर बात है, जो यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक है, किसे बनाया गया है, साइमा वाजिद को बनाया गया है। और साइमा वाजिद कौन है, बोले शेख हसीना की बेटी है ये, ठीक। तो ये आसान हो गया थोड़ा सा आपके लिए, नाम याद रखना। प्रभा अत्रे कौन है, देखो प्रभा अत्रे आपकी जो किराना घराने का प्रतिनिधित्व करती हैं, और किसके अंतर्गत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत यह किराना घराने का प्रतिनिधित्व करती थी, और बहुत ही वरिष्ठ ये महिला गायक थी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। कहां से है ये, महाराष्ट्र से है, बस इतना ध्यान रखना। फिर मुनव्वर राणा के बारे में सभी जानते होंगे, प्रसिद्ध उर्दू शायर रहे हैं, और इनके बारे में जानकारी इतनी रखो कि मुनव्वर राणा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी पीसीएस के लिहाज से, इसलिए हो जाता है चूंकि इनका जन्म कहां पर हुआ है, जन्म इनका रायबरेली में हुआ है, रायबरेली उत्तर प्रदेश से, जहां आपको पता है इस बार कौन जीता है वहां से, है ना, इस बार राहुल गांधी रायबरेली सीट से आए हैं चुनकर। अब देखो रायबरेली से कौन है आपके, मुनव्वर राणा है, और इनका निधन कहां पर हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका निधन होता है। प्रश्न कैसे बना देता है, पिछले वर्ष का अगर पेपर आपने देखा होगा तो तुलसीदास के बारे में देखो पूछा गया था, इनके जन्म स्थान दे देगा, है ना, एक स्टेटमेंट बना देगा जन्म स्थान का। बोले मुनव्वर राणा का जब जन्म स्थान का स्टेटमेंट बनाएगा, वहां रायबरेली की जगह कोई और डिस्ट्रिक्ट दे देगा, तो फिर वहां कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना है, यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जाना, इनका हाल ही में निधन हुआ है, 14 जनवरी 2024 को इनका जब निधन होता है, तो इनका जन्म स्थान तो कम से कम याद रखो कहां है, रायबरेली के रहने वाले थे, ठीक। अब देखो महत्वपूर्ण जितने भी चर्चित व्यक्ति थे वो सारे हमने यहां पर कवर कर लिए, और जो इस मैगजीन में दिए गए थे वो सारे कम से कम याद होने चाहिए हमको। उससे बाहर का अगर आ रहा है, जैसे और भी एक मैगजीन आपको कवर करनी है इसके साथ साथ, घटना सार के साथ साथ घटना चक्र भी आपको मैगजीन देखो तैयार करनी है। कोई भी एक आप क्रॉनिकल पढ़ रहे हो तो क्रॉनिकल एटलीस्ट 2 सोर्स रखना करंट अफेयर्स के, लेकिन जो यहाँ मैगजीन में नाम दिए हैं वो मैगजीन के इनाम एक एक कम से कम याद होने चाहिए आपको। बहुत महत्वपूर्ण चीजें कवर की गई है इस मैगजीन के अंतर्गत। फिर देखो दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक था चर्चित स्थल। अब चर्चित स्थलों में पहला देखो दिया हुआ है यहाँ पर प्रकाशम। प्रकाशम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। अब यह क्यों चर्चा में रहा, यहां पर जो पुरातत्वविद हैं, आपको पता होगा पुरातत्वविद लगातार यहां पर खोज कर रहे हैं कि जो आपका पीछे का इतिहास रहा है ना, ये विलुप्त कैसे हुआ, पीछे का जीवन, जो बड़े बड़े जीव हुए, जंतु हुए, इनका विनाश कैसे हुआ, है ना, एक नए सिरे से नया जीवन कैसे कहीं पर चालू हुआ, तो इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, लगातार खोज करते हैं। उसी खोज के संदर्भ में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में क्या हुआ है, पुरातत्वविदों को दुनिया के सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज हुई है ना। ये कितना पुराना है, 41,000 वर्ष पुराना है। यहाँ 900 से ज्यादा इन पुरातत्वविदों को शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं। इसके माध्यम से ये वैज्ञानिक क्या करेंगे, जो मेगा फॉल हुआ, बड़े स्तर पर जो बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है ना, उसकी जानकारी हो सकेगी कि यह विलुप्त हुए जीव जंतु तो कैसे विलुप्त हुए, ठीक। तो ये देखो चर्चा में स्थल कौन सा, प्रकाशम। प्रकाशम में क्या मिला ये समझ में आया, है ना, क्यों ये खोज की जा रही है यह समझ में आया। 41,000 वर्ष पूर्व जो आपके शुतुरमुर्ग के घोंसले हैं या अंडे हैं शुतुरमुर्ग के, यह प्राप्त हुए हैं, ठीक।
दूसरा स्थल है आपका जो चर्चित रहा वो रंगापानी स्टेशन। रंगापानी स्टेशन में क्या होता है, घटना समझ लो और फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इजिली याद हो जाएगा। रंगापानी स्टेशन देखो आपका उत्तरी बंगाल, जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, इसके उत्तरी क्षेत्र में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आता है। अब जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास ही एक ट्रेन खड़ी होती है, जलपाईगुड़ी नहीं, वो स्टेशन का नाम ही रंगापानी है, इसके पास ही एक ट्रेन खड़ी होती है, कंचनजंगा ट्रेन। ठीक, यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो। कंचनजंगा ट्रेन खड़ी होती है, लेकिन यह रेड लाइट पर खड़ी होती है, तो बाहर से पीछे से क्या होता है, एक मालगाड़ी आती है और इसमें टक्कर मारती है कसके, और कसके टक्कर मारने के चलते 10 लोगों की यहां पर मृत्यु होती है और काफी लोग 50 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं। तो इसीलिए यह जो रंगापानी स्टेशन है यह चर्चा में आया। कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। और घटना क्या हुई यह समझ में आ गई। अभी बहुत सारी हालांकि जो ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं इसके चलते बहुत ज्यादा चर्चा में आया है ये जो ट्रेन दुर्घटना है। ठीक, अब अगली न्यूज है देखो, पड़ता बेट। पड़ता बेट क्या है, देखो यहां पर क्या है, 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज हुई है। पड़ता बेट है कहां पर, गुजरात में है। और गुजरात में भी कहां पर है, गुजरात में एक स्थल है जूना खाटिया गांव। ठीक, ये पिछले साल चर्चा में आया था, जूना खाटिया गांव। जूना खाटिया गांव में क्या हुआ है, जो हड़प्पा स्थल की जो विशेषताएं मिलती हैं, जैसे विशेषताओं में क्या है, यहाँ मिट्टी के बर्तन, हड्डियां, अर्धकीमती जो पत्थर हैं, टेराकोटा स्पिंडल्स हैं, पत्थर हैं, तांबा वगैरह है, ये सारे उपकरण कहां पर मिले, ये सारे उपकरण मिले आपके जूना खाटिया गांव में। ये पिछले साल की पुरातत्व विदों की खोज थी। और इस साल क्या मिला इन्हें, इस साल इन्हें पड़ता बेट गुजरात में 5200 वर्ष पुरानी ये हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। कहां पर है भैया, पड़ता बेट गुजरात में। और गुजरात किसके पास, यह क्षेत्र कहां पर है, जूना खाटिया। जूनागढ़ तो जानते हो, तो जूनागढ़ कहां है, गुजरात में है। तो यहां से जूना खाटिया आपको कनेक्ट करना है, और जूना खाटिया के पास ही जो स्थल अभी चर्चा में आया है, जो हड़प्पा बस्ती बताई जा रही है, वह है पड़ता बेट। ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंट है इस स्थल के बारे में जानना। अगली न्यूज है देखो, महबूब नगर। अब महबूब नगर कहां पर है, देखो महबूब नगर है आपका तेलंगाना में। अब तेलंगाना में ये चर्चा में क्यों आया, कम से कम ये तो पता हो। ये चर्चा में इसलिए आया कि यहां पर एक शिलालेख, बहुत पुराना, वो भी 900 साल पुराना शिलालेख मिला है। वो किस वंश से संबंधित है, कल्याणी के चालुक्यों से। अब चालुक्यों का आपको ये पता होना चाहिए कहां पर है। देखो ये महाराष्ट्र और ये कर्नाटक का रीजन है, ध्यान से देखना। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो रीजन है, यहीं पर सबसे पहले होते हैं आपके बादामी के चालुक्य। ठीक है, अब बादामी के चालुक्य के बाद यहीं पर इनके जो सामंत रहते हैं राष्ट्रकूट आते हैं। अब राष्ट्रकूट जो है बादामी के चालुक्यों को खत्म कर देते हैं, लेकिन जब राष्ट्रकूट कमजोर पड़ते हैं तो ये बादामी के ही उत्तराधिकारी माने जाते हैं, जो राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में रहते हैं। कौन कौन, एक तो कल्याणी के चालुक्य, और दूसरे होते हैं आपके वेंगी के चालुक्य। ठीक है, जो पूर्व में होते हैं, पूर्व की दिशा में देखो वेंगी के चालुक्य होते हैं, और इस जगह पर ही आपके कल्याणी के चालुक्य होते हैं। ये इतिहास इसलिए बताया गया क्योंकि करंट की न्यूज जो है इसी कल्याणी के चालुक्य से संबंधित है। जो शिलालेख खोजा गया है, पुराना शिलालेख, 900 साल पुराना शिलालेख मिला है, वो किस राजवंश से संबंधित है, बोले कल्याणी के चालुक्यों से। ऑप्शन में वहां पर बादामी के चालुक्य भी हो सकता है, तो ध्यान से यहाँ पर इस कहानी को इसीलिए समझाया गया। और कहां पर है, करंट की न्यूज यह है कि तेलंगाना के महबूब नगर में यह खोज की गई है। अब तेलंगाना क्षेत्र देखो, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इसी से लगा हुआ है तेलंगाना। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र किससे, किन राजवंश से संबंधित था, बोले यहीं पर ये कल्याणी के राजवंशों का राज हुआ करता था। ठीक, आगे बढ़े अगली न्यूज पर। अगला स्थल है देखो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्यों चर्चा में आया, देखो इंडोनेशिया की कहानी अगर आपको समझनी है तो रिंग ऑफ फायर के बारे में आप सभी जानते होंगे। रिंग ऑफ फायर क्या है, जापान इंडोनेशिया ये क्षेत्र जो आपका आता है, देखो जापान इंडोनेशिया ये क्षेत्र, यहां पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। बोले ठीक है, और उसी ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित जो देश है वह इंडोनेशिया भी है। बोले इंडोनेशिया भी इसी रिंग ऑफ फायर में आता है ना, भूगोल में आप पढ़ते होंगे। बोले फिर रिंग ऑफ फायर में फिर अभी इंडोनेशिया में चर्चा में क्या आया है, यही एक ज्वालामुखी चर्चा में आया है, माउंट इबू। ठीक है, ई फॉर इंडोनेशिया एंड ई फॉर इबू। तो इबू में अभी भीषण विस्फोट हुआ है, करंट में न्यूज इसीलिए आई है। तो माउंट इबू किस देश में है, या अभी हाल ही में ऐसे क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में माउंट इबू के द्वारा भीषण विस्फोट होता है, या किस देश में स्थित है। तो इबू किस देश में है, इंडोनेशिया में है। यहां से रिंग ऑफ फायर कनेक्ट करना आप, और उसके साथ ही ई फॉर इबू एंड ई फॉर इंडोनेशिया ऐसे भी आप याद रख सकते हो। उसके अलावा अप्रैल 2024 की एक न्यूज और आई थी, माउंट रुआंग, माउंट रियोंग में भी विस्फोट हुआ था। लगातार देखो इस क्षेत्र में आपको पता है ये रिंग ऑफ फायर में आता है, इसीलिए लगातार यहाँ विस्फोट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अगला स्थल कौन सा है, अगला स्थल है कोडागू। अब कोडागू क्यों चर्चा में रहा, देखो कर्नाटक में ही जिला है आपका कोडागू, ध्यान से सुनना। कर्नाटक में जिला है कोडागू, और कोडागू से ही एक नदी होती हुई जाती है लक्ष्मण तीर्थ नदी। लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख जाती है, इसके कारण ही यह कोडागू जिला चर्चा में आता है। और कोडागू जिला यह एक केस स्टडी भी है। इसको आप क्या कर सकते हो, कभी भी क्लाइमेट चेंज पर लिखना या ग्लोबल वार्मिंग पर लिखना है ना, जैसे ही आपको ग्लोबल वार्मिंग पर लिखने को आता है या क्लाइमेट चेंज पर लिखने को आता है, ये बढ़िया एग्जाम्पल है।
कि हाल ही में जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है ये भीषण गर्मी के चलते यहाँ सूख जाती है। और ये जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है ये जियोग्राफी का पार्ट है, ये बताना खैर दिया ही हुआ है कि यह कावेरी नदी में गिरती है। अर्थात किसकी सहायक नदी है ये? कावेरी की सहायक नदी है। कहां से बहती है? कर्नाटका के कोडागु जिले से होते हुए बहती है। और हाल ही में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कोडागु जिले में यह नदी पूरी तरीके से भीषण गर्मी के कारण सूख गई है। ठीक, यह न्यूज क्लियर। अगली न्यूज चले, अगली देखते हैं न्यू कैलेडोनिया। अब बोले न्यू कैलेडोनिया क्यों चर्चा में आया, यहां ध्यान से देख लो। देखो जब वर्ल्ड का मैप आप बनाते हो तो वर्ल्ड के मैप में ऑस्ट्रेलिया आपको दिखता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा कहां पर है भाई। अब पूरा का पूरा मैप बनाया जाए क्या यहाँ पर? देखो ध्यान से इस तरीके से देखो, जब आप मैप बनाते हो ये आपका हो गया अफ्रीका। अफ्रीका से बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के ही ऊपर में नॉर्थ ईस्ट के थोड़ा सा ऊपर उठ के जाओगे आप तो नॉर्थ ईस्ट में ही आपका मौजूद है यही क्षेत्र आपका न्यू कैलेडोनिया। ध्यान से समझना, फ्रांस का देखो यह फ्रांस का अधिकार है यहाँ पर, लेकिन इसकी जो लोकेशन है ये क्लियर होनी चाहिए। जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ही यह एक द्वीप है न्यू कैलेडोनिया। अब न्यू कैलेडोनिया पर अधिकार किसका है? बोले फ्रांस का है। चर्चा में तो इसीलिए आया क्योंकि न्यू कैलेडोनिया के लोगों ने वहां पर स्वतंत्रता की मांग की है ना। बोले हमें स्वतंत्र करो, हम फ्रांस के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। तो इस कारण से यह न्यू कैलेडोनिया चर्चा में आया है। लोकेशन क्लियर हो गई। लोकेशन कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, एक द्वीप है यह। और यहां फ्रांस ने क्या किया है? 12 दिवस का आपातकाल लगा दिया था। 12 दिवसीय आपातकाल लगने के कारण यह द्वीप चर्चा में आया। द्वीप पर अधिकार किसका है? फ्रांस का है। इसीलिए फ्रांस के द्वारा ही यहां 12 दिवस का आपातकाल लगाया जाता है। क्लियर हुआ? ये फैक्ट बहुत आसान है और बहुत आसानी से आपको अब समझ आ गया होगा। लोकेशन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इजीली अब इसको टैकल कर लोगे। अगला है देखो बैडोट आइलैंड। अब बैडोट आइलैंड क्यों चर्चा में आया, इसकी भी कहानी थोड़ी सी सुन लो। देखो ऑस्ट्रेलिया के पास ही का है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में गए थे, अब नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में आएंगे। एकदम वेस्ट में जब आप आओगे और वेस्ट के ही ऊपर देखो यहाँ पर है आपका तिमोर सी। ठीक, कौन सा है? तिमोर सी है ना। इंडोनेशिया, आप वर्ल्ड मैप सामने रखना। अब यहाँ वर्ल्ड मैप पॉसिबल नहीं है, नहीं तो यहाँ वर्ल्ड मैप पे दिखाता कि देखो इंडोनेशिया के ही ईस्ट में है आपका तिमोर सागर। ठीक है, अब तिमोर सागर में एक साइक्लोन आता है। साइक्लोन देखो यहाँ दिया भी हुआ है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो और आपको समझ में आएगा। साइक्लोन कौन सा है? इल्सा, चक्रवात इल्सा। यहां ध्यान से देखना, तिमोर में आपका चक्रवात इल्सा आता है। ये 2023 की बात है। और इल्सा आने के चलते यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है यह भीषण तरीके से प्रभावित होता है इस साइक्लोन के कारण, है ना। अब ये साइक्लोन यहाँ के जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता है, यहाँ की वनस्पतियों को भी प्रभावित करता है। लेकिन उसी संदर्भ में यह जो बेडोट द्वीप है, अब बेडोट द्वीप में होता क्या है? यहाँ सी बर्ड्स आते हैं। ठीक, सी बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए आते हैं। अब ब्रीडिंग के लिए यहाँ सीबर्ड्स आते हैं, लेकिन यहाँ कई वर्षों के बाद इतना भीषण चक्रवात आता है। चक्रवात इल्सा है। इल्सा के चलते यहाँ जो सीबर्ड्स हैं इनका 80 से 90% जो भाग है या जो संख्या है ये खत्म हो जाती है। इस कारण यह बेडोट आइलैंड बहुत चर्चा में आया। जो यहाँ के सीबर्ड्स थे ब्रीडिंग के लिए आते हैं, आप गूगल करोगे तो आपको इजिली ये समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर 80 से 90% जो समुद्री पक्षी हैं वो समाप्त हो गए। ठीक, और समाप्त क्यों हुए उसका कारण देखो समझा दिया कि जो साइक्लोन इल्सा है इसके पीछे प्रमुख रूप से जिम्मेदार रहा है। अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है भाई? अब महत्वपूर्ण देखो, महत्वपूर्ण सारे हमने क्या देख लिए? व्यक्ति देख लिए, महत्वपूर्ण हमने स्थल देख लिए। अगला टॉपिक क्या है भाई? अगला अब बचा आपका अपॉइंटमेंट्स। जो भी पिछले 6 महीनों में जरूरी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सारे हम कवर करेंगे। अब पहला है देखो डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को क्या बनाया गया है? बार्क का, आपका बार्क इंडिया का मापन विज्ञान एंड जो एनालिटिक्स, ठीक, मापन विज्ञान आपका मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स का हेड नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को। यहां बार्क आप भाभा एटॉमिक मत समझ लेना, है ना। ये बार्क जो है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है। क्या नाम है? ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये बार्क काम क्या करता है? जो आप देखते हो ना ब्रॉडकास्ट वगैरह होते हैं चैनल, टीआरपी से संबंधित जो भी रेटिंग वगैरह होती है, ये दायित्व किसके पास में होता है? इसी बार्क इंडिया के पास में होता है। इंडिया के जो शोज वगैरह होते हैं आप जानते हो उसमें टीआरपीज के आधार पर ही उनकी लोकप्रियता होती है ना, देखी जाती है। तो वही कार्य किया जाता है किसके द्वारा? इस बार्क इंडिया के द्वारा। और उसी बार्क इंडिया का जो क्या बनाया गया है? मापन विज्ञान यानी कि मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक का हेड जो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? ये जो पूरा एनालिटिक्स होगा इसका हेड जो होगा कौन होगा? डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी होंगे। ठीक, पहली देखो अपॉइंटमेंट यह समझ में आई। दूसरी अपॉइंटमेंट है साइमन मैक की। अब साइमन मैक की अपॉइंटमेंट कहां पर हुई इससे पहले थोड़ी कहानी समझते हैं। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर हम बढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है। अब एआई के दौर में पहला एआई यूनिवर्सिटी भारत में कहां पर खोला गया है?
बोले ये खोला गया है महाराष्ट्र में। जो बातें यहाँ बताई जाएंगी सारी आपके एग्जाम में आएंगी। देखो ध्यान समझना, ये एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, आएंगी नहीं आएंगी, कुछ चीजें आएंगी कुछ नहीं आएंगी, लेकिन जो बताई जाएंगी चर्चा की जाएगी वो महत्वपूर्ण सारी रहेगी, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं की जाएगी। देखो पहला जो एआई आपका यूनिवर्सिटी बनाया गया, यानी कि ये यूनिवर्सिटी जो होगा अभी इसने अपने कोर्सेज शुरू कर दिए हैं, पीजी और जो आपका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर कराया जाएगा एआई के फील्ड में, ठीक है। तो ये कहाँ पर खोली गई, बोले यह एआई यूनिवर्सिटी जो है आपकी महाराष्ट्र में बनने वाली है। बोले इसी से संबंधित इसका नाम क्या है, यूएआईई, ठीक है, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, ठीक, ये समझ में आया। तो ये न्यूज है, यूएआईयू जो आपका यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी है, इसके जो वाइस चांसलर बनाए गए हैं वो वाइस चांसलर बनाए गए हैं आपके साइमन मैक। ध्यान से समझना, जो विदेशी व्यक्ति हैं, पहले विदेशी नागरिक हैं जो इस एआई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए हैं। यहाँ जितनी यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके वाइस चांसलर होते हैं, वैसे एआई यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहेंगे। तो उसके वाइस चांसलर कौन बने हैं, साइमन मैक बने हैं, ठीक। अगली न्यूज देखो कपिल सिब्बल को लेकर के है। अब उससे पहले हाँ, जॉन स्लेवन, जॉन स्लेवन कौन है, देखो जॉन स्लेवन जो है आपके वेदांता एल्युमिनियम से संबंधित हैं। अब वेदांता एल्युमिनियम जो है भारत में अगर पूछा जाए सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी कौन है, बोले वेदांता एल्युमिनियम है। और एल्युमिनियम किसका एस्क है, बोले देखो एल्युमिनियम एस्क, एल्युमिनियम का एस्क कौन होता है, बोले बॉक्साइट होता है, ठीक है। ये बॉक्साइट से ही हम एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं, ठीक, ये बहुत बेसिक नॉलेज है। और एल्युमिनियम जो वेदांता एल्युमिनियम से संबंधित व्यक्ति हैं वो है आपके जॉन स्लेवन। और जॉन स्लेवन को क्या किया गया है, अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात की जा रही है। अब अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम जो इंस्टीट्यूट है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया ये आपको बताना है, ये भी भारतीय हैं, चलो इतना बता दिया, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपका इंटरनेशनल एल्युमिनियम जो इंस्टीट्यूट है इसके अध्यक्ष कौन है, और कमेंट गूगल करके यहीं वीडियो को पॉज करके कमेंट करके आपको आंसर देना है, ठीक है भाई। और अगर ये इतना आलस करोगे इसमें तो फिर आप समझ लो कि किस लेवल पर आप तैयारी कर रहे हो। कमेंट आना चाहिए, कम से कम आपको अध्यक्ष तो पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट है इसके अध्यक्ष कौन है, और भारतीय हैं, इतना क्लू कर दिया है मैंने, ठीक है। अगला है देखो कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल को क्या किया गया है, कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और ये पहली बार नहीं है, ये चौथी बार ऐसा किया जा रहा है, लगातार कपिल सिब्बल चौथी बार बार एसोसिएशन के, वो भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बार एसोसिएशन आपको पता होगा जो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं ये सारे प्रैक्टिसेस वगैरह यहाँ पर करते हैं, ठीक है, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अगला जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है वो ईदा शीशा नोगरांग की है। अब ईदा शीशा नोगरांग कौन है, यहां समझ लो इनके बारे में। ईदा शीशा जो नोगरांग है इन्हें मेघालय का डीजीपी बनाया गया, ठीक है। और डीजीपी भी वो भी क्यों इसलिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनाई गई हैं। अब हमारे लिए भी शर्म की बात है कि जब अब जाकर के 2024 में हम पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त कर रहे हैं किसको, ईदा शीशा नोगरांग को, ठीक है। ईदा शीशा नोगरांग किस राज्य की, मेघालय की पहली महिला डीजीपी। अब पुलिस के स्तर पर आपको पता होना चाहिए कि डीजीपी जो है हाईएस्ट रैंकिंग पोस्ट होती है। जैसे कांस्टेबल से शुरू करता है इंसान, एसआई, इंस्पेक्टर, ठीक है, उसके बाद में आपका देखो एसपी, एसएसपी, आईजी, और फिर सबसे लास्ट में जो आपका होता है हाईएस्ट रैंक होती है वो होता है डीजीपी, है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये आपको रैंकिंग भी पता होगी, है ना, इस बेस पर ही जो आपकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है। और लगातार जो प्रमोशन होता है तो कांस्टेबल से लेकर के आगे फिर आईपीएस में, आईपीएस के रूप में देखो एसपी, एसएसपी, आईजी होते हुए फिर वो डीजीपी तक जाता है, ठीक। तो उसी डीजीपी के पद के रूप में मेघालय की पहली महिला डीजीपी जो बनी है वो ईदा शीशा नोगरांग बनी है, ठीक। आगे बढ़े, अगली न्यूज है एडमिरल दिनेश कुमार की। अब देखो एडमिरल दिनेश कुमार के बारे में जानो जब, तो उससे पहले जब यहाँ पर क्या है नौसेना अध्यक्ष के बारे में पढ़ो, तो नौसेना के साथ साथ थल सेना और वायुसेना तीनों यहीं पर क्लियर कर लो एकदम। नौसेना के कौन बन रहे हैं आपके, नौसेना के हेड बने हैं आपके, प्रमुख हैं दिनेश कुमार। तो नौसेना के प्रमुख हैं आपके दिनेश कुमार, वहीं वायुसेना के प्रमुख हैं आपके विक्रम राम चौधरी, ठीक, विक्रम राम चौधरी हैं। वहीं आपके थल सेना के अध्यक्ष कौन है, ये थल सेना के अध्यक्ष आपके उत्पल द्विवेदी हैं, उपेंद्र द्विवेदी हैं, सॉरी, ठीक। वायुसेना के आपके विक्रम राम चौधरी हैं, नौसेना के आपके दिनेश कुमार हैं, और थल सेना के आपके कौन हैं, उपेंद्र द्विवेदी हैं। अब याद करने का बढ़िया तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। 9 देखो 9 से आपने कनेक्ट किया, ध्यान सुनना, 9 से आपने कनेक्ट किया दिन को, तो दिन से दिनेश हो गया, तो 9 सेना के हो गए आपके दिनेश। 9 दिन होता है नवरात्रि, नवरात्रि होता है कि नहीं, 9 दिन का उपवास, तो 9 दिन से दिन हो गया, तो 9 सेना के हो गए दिनेश। फिर आपने वायुसेना से, तो बोले वायु में देखो राम का ही नाम इस समय है, पूरे वायु में आपका किसका नाम है, राम का, तो राम चौधरी, विक्रम राम चौधरी किसके हैं, बोले वायुसेना के।
थल सेना का देखो कौन है, थल सेना के आपके द्विवेदी हैं। द्विवेदी का देखो बढ़िया तरीका ये है, त्रिवेदी चतुर्वेदी आप जानते हो, 3 वेदों का अध्ययन करने वाला त्रिवेदी, 4 वेदों का अध्ययन रखने वाला चतुर्वेदी। बोले त्रिवेदी और द्विवेदी अपने आप को त्रिवेदी और चतुर्वेदी ऊपर मानते हैं द्विवेदी से, इसीलिए द्विवेदी जो है थल पे रहते हैं, हवा में नहीं रहते हैं, तो इसीलिए द्विवेदी को हमने याद कर लिया थल से। और थल से थल सेना प्रमुख कौन है आपके, उपेंद्र द्विवेदी हैं। आगे हालांकि ये आएगा भी अभी आगे, ठीक, तीनों हमने एक साथ यहाँ कवर कर लिए। फिर देखो मौसमी चतुर्वेदी, सॉरी मौसमी चक्रवर्ती। अब मौसम की जानकारी कहाँ हम लेते थे, आकाशवाणी पर लेते थे, तो आकाशवाणी के समाचार के महानिदेशक किसे बनाया गया है, मौसमी चक्रवर्ती को बनाया गया है। ठीक, मौसम से आपको आकाशवाणी कनेक्ट करना है और मौसमी चक्रवर्ती याद हो जाएगा। जेठा अहिर देखो, जेठा अहिर जो है नाफेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब नाफेड क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है, ठीक है। तो कृषि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेटिव जो मार्केटिंग की बात करता है, तो यह संघ क्या करेगा, यह संघ एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव सेक्टर से जोड़ने का काम करेगा। तो इस संदर्भ में नाफेड, जिसका शॉर्ट में एब्रिविएशन होता है नाफेड, अब नाफेड का जो अध्यक्ष बनाया गया है जेठा अहिर को। तो अहिर से याद रखो आप, अहिर वगैरह क्या करते हैं, कृषि कार्यों से जुड़े हुए होते हैं, तो हमने याद यहां से जोड़ लिया कि जेठा अहिर को ही इसीलिए कृषि सहकारी विपणन संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण देखो अपॉइंटमेंट है दिलीप संघाली का। अब दिलीप संघानी को इफको का अध्यक्ष बनाया गया। यह भी इफको क्या है, इफको भी कार्य जो उर्वरक होता है, जो आपका फर्टिलाइजर होता है, तो ये फर्टिलाइजर को डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन से इसकी जो निगरानी पूरी रखता है, उसके लिए जो संगठन है भारतीय किसान जो उर्वरक संघ है ना, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर जो आपका फेडरेशन है, ठीक, इफको, जो इफको है यह कार्य करता है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, दिलीप संघानी को बनाया गया है, ये याद रखना। फिर अगली देखो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है संजय कुमार मिश्रा की। संजय कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया गया है जीएसटी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, देखो जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि 2017 में यह जीएसटी आता है, जीएसटी एक्ट आता है। अब जीएसटी एक्ट के थ्रू होता क्या है, जीएसटी अपने आप में एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है भाई। तो अप्रत्यक्ष कर को के चलते इसको लेकर के जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसके बाद आपका जीएसटी आता है। और इसी जीएसटी के संबंधित कोई भी मुद्दे होते हैं, कोई भी विवाद होते हैं, इनके निपटारे के लिए ही जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल आता है, ठीक है। अब इस ट्रिब्यूनल में ही इससे संबंधित जो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद होंगे कर संबंधी, उनका निपटारा किया जाएगा। लेकिन यहाँ न्यूज ये है कि इसी जीएसटी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, पहला अध्यक्ष अब जाकर के अपॉइंट किया जा रहा है, वो है आपके संजय कुमार मिश्रा। क्या नाम है, संजय कुमार मिश्रा को, ठीक, क्लियर। अगला है डॉक्टर इमैनुअल सोबरन। देखो डॉक्टर इमैनुअल को अगर याद करना है तो इमैनुअल मैक्रो को याद करो। फ्रांस के इस समय प्रधानमंत्री कौन है, बोले इमैनुअल। अब इमैनुअल अगर आपको याद है तो इमैनुअल का संबंध फ्रांस से है, तो इसी संदर्भ में आपको याद आ जाएगा कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, अगर यह नाम भी दिया होगा ना कि कौन, डॉक्टर इमैनुअल सोबरन, और किस देश से संबंधित है, ये फ्रांस के हैं, ठीक है। और यह जो पशु स्वास्थ्य संगठन की जो बैठक होती है, इस बार संगठन की बैठक कहां पर हुई है, पेरिस में आयोजन हुआ है इसका, और पेरिस में हुआ है तो फ्रांस के ही व्यक्ति हैं, फ्रांस के ही डॉक्टर हैं, जिन्हें इस संगठन का, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित सारे कार्य करती है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर इमैनुअल सोबरन को, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो आगे मनोज पांडा। देखो मनोज पांडा क्यों चर्चा में रहे, ध्यान से सुनो। मनोज पांडा जो है आपके 16वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए हैं, और ये सदस्य किसकी जगह चुने गए हैं, ध्यान से सुनना, यह सदस्य जो है निरंजन राज्याध्यक्ष की जगह। अब थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में समझ लेते हैं। हमारा जो संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 280 के तहत इस फाइनेंस कमीशन की चर्चा की गई है। थोड़ा पॉलिटी वाला नॉलेज भी इसके साथ साथ कवर करते चला करो। देखो आर्टिकल 280 के तहत यह जो वित्त आयोग है इसकी चर्चा की गई है। अब इसी के अंतर्गत आपको बताया गया है कि एक आपका अध्यक्ष रहेगा, 4 आपके सदस्य रहेंगे। 4 सदस्यों में ही एक आपके जो पूर्णकालिक सदस्य थे, जिनका नाम था निरंजन राज्याध्यक्ष, इन्होंने कुछ व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दे दिया। बोले व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र देने के चलते ही इनके स्थान पर ही यह मनोज पांडा आते हैं, ठीक, क्लियर। तो ये करंट की न्यूज क्लियर, देखो कनेक्ट किया हमने पीछे से पूरा, तो फाइनेंस कमीशन से जोड़कर हमने मनोज पांडा वाली न्यूज को क्लियर किया कि मनोज पांडा जो है, 4 जो सदस्य रहते हैं इसके, 4 सदस्यों में से एक ने त्यागपत्र दिया, निरंजन राज्याध्यक्ष ने, और निरंजन राज्याध्यक्ष की जगह ही आए हैं आपके मनोज पांडा, ठीक। आगे बढ़ते हैं मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान को जो आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, रिन्यूएबल जो आपका मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक, तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो मंत्रालय है, इसने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसको, डॉक्टर मोहम्मद रिहान को। और डॉक्टर मोहम्मद रिहान जो है आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, ठीक। अगली न्यूज है देखो, लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी, ये पीछे समझा दिया तीनों, थल सेना, वायुसेना और आपका नौसेना।
तीनों के प्रमुख आपको याद होने चाहिए, तीनों के प्रमुख याद करने का तरीका बता दिया। तो उपेंद्र द्विवेदी देखो यहाँ पर आ गया आपके, कौन बने उपेंद्र द्विवेदी, ये थल सेना के अध्यक्ष बने हैं, द्विवेदी से हमने इसको याद किया था। संजीवपुरी, देखो संजीवपुरी हो गया और आपका संजय नायर हो गया। तीसरे हैं आपके कौन, ज्योति विज। तीनों को एक साथ याद करो, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हुए ये तीनों संगठन हैं और तीनों इसके हेड बनाए गए हैं, इसलिए तीनों को एक साथ पढ़ना। कौन सा एक संगठन है आपका, भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ जो आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो आपका जो CII है, इसके जो चेयरमैन बने हैं, इसके जो हेड बने हैं वो संजीव पुरी हैं, ठीक। पहला देखो ये याद हुआ। दूसरा संगठन कौन सा है, एसोचैम है, एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय नायर बने हुए हैं। तीसरा देखो फिक्की है, जिसके अध्यक्ष हैं आपके, जिसके महानिदेशक के रूप में ज्योति विज को नियुक्त किया गया है। कौन कौन सा, पहला CII, तीनों एक जगह पर लिख लेना, दूसरा देखो एसोचैम है, तीसरा आपका फिक्की है, ठीक। तीनों ही आपके व्यापार से वाणिज्य से जुड़े हुए संगठन हैं और तीनों के ही हेड के रूप में, महानिदेशक के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई है, उन तीनों के नाम एक साथ लिख लो। जैसे संजीव पुरी लिख लो आप CII के, एसोचैम के लिख लो संजय नायर, और आप ज्योति विज कर लो आप फिक्की के, ठीक। तीनों एक साथ रखना तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आपका किशोर मकवाना। अब किशोर मकवाना को देखो क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। थोड़ा इन ब्रीफ इसको थोड़ा समझ लो, यहाँ पर आसानी से थोड़ा पॉलिटी के बारे में भी अध्ययन कर लो। सबसे पहले होता क्या है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर के कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं था, कोई आयोग संवैधानिक नहीं था हमारे पास। तो हुआ क्या, जब 65वां संविधान संशोधन होता है, 65वां संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 338 के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो ये जो दोनों आपके कमीशन बने हुए थे, ये एक में थे। पहले ध्यान से सुनना, कौन सा था, 65वां संविधान संशोधन। ये सारा एग्जाम में देखो आता है, आपके एक एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछा जाता है और यहाँ पॉलिटी के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और करंट में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट का जो हेड बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, वो हमने करंट में पढ़ लिया, लेकिन इसके साथ अपना स्टैटिक भी कनेक्ट करना है। तो बोले 65वां संविधान संशोधन होता है, तो फिर इसके बाद आर्टिकल 338 के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST जोड़ा जाता है। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, इसके बाद आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है, ये 338 के ए के अंतर्गत इसको रख दिया जाता है। यहां बात आई कि शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कमीशन बन गया, ठीक। वो जो आपका अमेंडमेंट था वो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। फिर इसके बाद आप 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ते हो, है ना। 103 कॉन्स्टिट्यूशन, 103 है या 102 है, थोड़ा सा क्लियर कर लेना इसको। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी कि जो आपका OBC है, बैकवर्ड क्लास है, इसके लिए भी, इसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। अनुच्छेद 338 के बी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। 338 में आपका क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 के ए में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और 338 के बी में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तीनों को ही संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। करंट की न्यूज है किशोर मकवाना को लेकर के, किशोर मकवाना को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जो चेयरमैन है या अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, क्लियर, करंट की न्यूज क्लियर, स्टैटिक वाला पोर्शन भी क्लियर। अब नवीन सहगल को देखो प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलो इसको पढ़ लेना। फिर देखो सदानंद बसंत दाते को लेकर की न्यूज है। अब सदानंद बसंत दाते कैसे याद रखोगे, देखो सदा आनंद में रहता है, देखो इसको ऐसे याद रखो, सदानंद बसंत, ठीक है, सदा आनंद में बसंत रहता है। बोले सदा आनंद में बसंत कैसे रहता है, जब तक उस पर जांच नहीं बैठती है। तो राष्ट्रीय जांच से हमने याद किया जांच एजेंसी को। इसको जब नहीं याद आए ना, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो इसको वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो याद आ जाएगा। सदानंद बसंत, ठीक है, सदा आनंद में बसंत रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उस पर जब तक जांच नहीं बैठती। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख के रूप में कौन है इस समय, सदानंद बसंत हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है नलिन प्रभात। अब नलिन प्रभात कौन बने हैं भाई, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं इसके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कौन, नलिन प्रभात। अब प्रभात होते ही देखो जो लीन रहे, एकदम जो अपनी सर्विस में लीन रहेगा, प्रभात होते ही एकदम लीन हो जाता है, तो उसको ही हम नेशनल सिक्योरिटी दे सकते हैं, उसका गार्ड बना सकते हैं। ऐसे हमने कनेक्ट करके याद कर लिया। और ये सब तरीके इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपको ये नाम याद रहे। बाकी फैक्ट है, फैक्ट याद करने का तरीका देखो, एक तो स्टैटिक से जो जुड़ सकती हैं चीजें वो ठीक है, और जो सीधा सीधा नाम है यार कि NSG का प्रमुख किसे बनाया गया, ये तो आप सीधे सीधे याद ही करना पड़ेगा। कुछ मजेदार तरीके बना लेते हैं कि जो भैया लीन रहता है ना, प्रभात होते ही, तो प्रभात होते ही नील रहता है, उसे हम सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी दे सकते हैं, उसका गार्ड बना सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का प्रमुख बनाया गया है नलिन प्रभात को, ठीक। अब पीयूष आनंद,
पीयूष आनंद को क्या है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। अब बोलो डिजास्टर कोई आता है अगर, और डिजास्टर में यदि कोई रिस्पांस कर देता है तीव्र गति से, तो वो पीयूष आनंद है। पीयूष का मतलब जानते हो अमृत होता है, ठीक है। अमृत पीकर आनंद से एकदम घूमता है, तो कोई भी डिजास्टर आए वहां पर तुरंत रिस्पांस कर सकता है, क्योंकि उसको कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसने पीयूष अमृत पी रखा है, ठीक। ऐसे याद रख सकते हो, हालांकि बहुत ज्यादा लॉजिकल तरीके नहीं होते हैं ये, लेकिन अगर 2-3 बार अब नहीं कुछ याद आ रहा है, यही कभी कभी खुराफाती तरीके ही एग्जाम में याद आ जाते हैं और आंसर एकदम कनेक्ट हो जाता है ना। पीयूष आनंद, अब पीयूष पीकर, पीयूष मतलब अमृत आपको पता होना चाहिए, हिंदी भी देखो तैयार हो रही है। अब पीयूष पीकर आनंद से घूम रहा है, इसलिए कोई भी डिजास्टर कहीं पर भी आ जाए और वो डिजास्टर पर रिस्पांस करता है तुरंत, इसीलिए इसको हम एनडीआरएफ का क्या करते हैं, एनडीआरएफ का महानिदेशक नियुक्त कर देते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है नरसिंह यादव को लेकर के। नरसिंह यादव को क्या है, रेसलिंग जो आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया है, देखो ध्यान से सुनो, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो आपका कमीशन है एथलीट कमीशन, एथलीट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है किसको, नरसिंह यादव को। ये वाराणसी से आते हैं आपके, लेकिन जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है बहुत चर्चा में रहा था, किसके कारण, ब्रजभूषण के कारण, बहुत विवादों में रहा था। तो उसके बाद ही ब्रजभूषण को हटा करके संजय सिंह को आपका इसका अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अभी क्या है, इसका जो एथलीट आयोग है, एथलीट आयोग का अध्यक्ष, ये करंट की न्यूज किस लिए है, एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, किसको चुना गया है, नरसिंह यादव को चुना गया है, ठीक। ये एथलीट्स वगैरह के जो भी समस्याएं होती हैं, जो विवाद होते हैं, वो सारे सामने रखे जाते हैं, ये जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगली न्यूज है मोहम्मद मोखबर को लेकर के। देखो मोहम्मद मोखबर जो हैं, याद ऐसे रखना कि जो अभी आपने पढ़ा होगा कि जो ईरान के राष्ट्रपति दुर्घटना के कारण जो आपका हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, उसके चलते ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब जब राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो पद खाली होता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं आपके, नियुक्त किए जाते हैं मोहम्मद मोखबर। बोले ये खबर सुनते ही, ये थोड़ी दुख की खबर थी, ये खबर सुनते ही मोखबर को नियुक्त कर दिया गया, ठीक। ऐसे याद रख सकते हो आप, ये खबर सुनते ही, कौन सी खबर, ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु की खबर सुनते ही मोखबर को निर्वाहक जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया, नियुक्त कर दिया गया, ठीक। तो मोहम्मद मोखबर भी याद हो गया। शशि सिंह क्या है आपके, शशि सिंह ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर बात करते हैं अगला रश्मि शुक्ला की। पीछे हमने मेघालय की पहली महिला डीजीपी पढ़ी, वैसे ही रश्मि शुक्ला भी आपकी महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की हुई, ठीक है। दो आपकी देखो महिला जो पहली डीजीपी बनी हुई है किसी भी राज्य की, तो दोनों आपको याद रखनी है। और डीजीपी हाईएस्ट रैंकिंग का देखिए पुलिस में अधिकारी होता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात है कि पहली महिला है, जहां पहला लग जाए ना, कोई भी पहला अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है, पहला स्थल, पहला व्यक्ति कोई बन रहा है कहीं पर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, मेघालय की पहली महिला डीजीपी और महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी, ठीक। अगली न्यूज है देखो रघुराम अय्यर को लेकर के। रघुराम अय्यर क्या है, भारतीय जो ओलंपिक संघ है इसके सीईओ बने हैं। जो आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ध्यान से सुनना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ है, इसके जो सीईओ बनाए गए हैं ये हैं आपके रघुराम अय्यर। इसके अलावा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है आपको बताना है, चलो बता दे रहा हूं, पीटी उषा आपकी अध्यक्ष है, ठीक। ये भी ध्यान रखना आप लोग। अनिल लोहाटी क्यों चर्चा में, देखो अनिल लोहाटी की अपॉइंटमेंट जो हुई है ट्राई के अध्यक्ष के रूप में हुई है, ठीक। ट्राई आपको पता होगा, टेलीकॉम जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है आपकी, वो ट्राई होती है। जो आप ये बीएसएनएल, एयरटेल सारे देखते हो, है ना, सारे के सारे इन पर रेगुलेटरी, जो आपके रेगुलेटरी नॉर्म्स बनाती है, ये संगठन कौन सा, ये प्राधिकरण आपका कहलाता है ट्राई। अब ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया है किसको, अनिल लाहोटी को, ठीक है। अनिल लाहोटी की नियुक्ति कहां पर हुई है, ट्राई के अध्यक्ष के रूप में। अरविंद पनगड़िया, 16वां वित्त आयोग हमने पढ़ा, 16वें वित्त आयोग में एक सदस्य हमने देखा पीछे, एक सदस्य की नियुक्ति हुई थी, ठीक है, एक सदस्य को चुना गया। उसके अलावा अध्यक्ष एक होता है, 4 सदस्य होते हैं, सदस्य वाला हमने पढ़ लिया करंट का न्यूज। अध्यक्ष कौन है भाई, अध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया ही हैं, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। अगली न्यूज भाई सेंथिल पांडियन को लेकर के है। देखो पांडियंस, अब यहाँ पांडियन तो आप जानते हो, पांड्या नहीं तो पांडा को तो जानते हो, हार्दिक पांड्या को। अब हार्दिक पांड्या से ही आप कनेक्ट करो इस फैक्ट को पांडियंस से। पांडियंस क्या होते हैं, पांडियंस देखो गुजराती हैं। गुजराती क्या करते हैं, गुजराती जो होते हैं ट्रेड में बहुत आगे होते हैं, व्यापार में बहुत आगे होते हैं, व्यापारिक इनका दिमाग जो होता है बहुत शार्प होता है। और इस कारण देखो चर्चा में भी रहा बहुत ज्यादा कि हार्दिक पांड्या ने अपनी आधी संपत्ति आधी मां के नाम कर रखी थी, आधी अपने नाम कर रखी थी। तो पांडियंस जो होते हैं वो ट्रेड में बहुत अव्वल होते हैं, ठीक, क्योंकि गुजराती है वो। तो अब यहाँ पर WTO में भारत का जो नया राजदूत नियुक्त किया गया है, इनका नाम है आपका सेंथिल पांडियंस। तो पांडियन से हमने कनेक्ट किया यहाँ पर ट्रेड से, तो WTO से हम इसको कनेक्ट करेंगे कि WTO में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, सेंथिल पांडियंस बने हैं। विकासशील क्या है, देखो विकासशील जो हैं ADB के आपके नए कार्यकारी निदेशक बने हुए हैं। ADB के CEO कौन बने हैं आपके,
विकासशील बने। देखो एडीबी जो है, एडीबी के बारे में कम से कम थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये एशिया पैसिफिक जो क्षेत्र है, एशिया पैसिफिक में देखो आपका अमेरिका का, कनाडा का और भारत का, जापान का, ये सारा क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। एशिया का क्षेत्र और पैसिफिक ओशियन के आसपास का क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों के लिए ही जैसे वर्ल्ड बैंक कार्य करता है उसी तरह से यह एडीबी की स्थापना भी की गई। अब ये एडीबी की स्थापना कब होती है, ये वर्ष इंपॉर्टेंट है, 1966 में इसकी स्थापना होती है और पूर्णतः यह 1967 से एक बैंक के रूप में कार्य करने लगता है एशिया के डेवलपमेंट के लिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। साथ ही इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और भारत भी इसका बड़ा साझेदार है। अगर एडीबी के साझेदार शेयर होल्डर के रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो आपका अमेरिका है और जापान है। ध्यान से सुनना, भारत आपका चौथा स्थान रखता है इसके शेयर के मामले में, है ना, शेयर धारक के मामले में भारत चौथा स्थान रखता है और सबसे बड़े शेयर धारक कौन है इसके, अमेरिका और जापान है। एक चीज और याद रखना कि एडीबी का हमेशा हेड जो बनाया जाता है वो हमेशा जापान का ही व्यक्ति बनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ एडीबी का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, वह विकासशील को नियुक्त किया गया है, ठीक। आगे बढ़े, आगे देखो, हाँ एक न्यूज और है एडीबी से संबंधित, एडीबी का दक्षिण एशिया के लिए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, मियो ओका को नियुक्त किया गया, ठीक। दक्षिण एशिया मतलब भारत के क्षेत्रों के लिए, तो भारत के क्षेत्रों के लिए एडीबी का महानिदेशक किसे बनाया गया है, मियो ओका को। एडीबी की जो स्टैटिक जानकारी थी वो सारी ले ली हमने। स्थापना 1966, मुख्यालय इसका कहां पर, मनीला में, और एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा शेयर धारक अमेरिका और आपका जापान, और हमेशा इसका जो हेड बनता है, एडीबी का प्रमुख बनता है, वो जापान का नागरिक ही बनता है, ठीक है। सारी बातें एडीबी के बारे में क्लियर, क्या कार्य करता है ये समझ में आया, वर्ल्ड बैंक की तरह ही कार्य करता है लेकिन ये केवल और केवल एशिया पैसिफिक क्षेत्रों के लिए करता है, ठीक। अब ये देखो, ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स हमने क्लियर कर लिए, सारे चर्चित जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज थे वो क्लियर, जितने महत्वपूर्ण स्थल थे, प्लेसेस थे वो क्लियर हो गए, और जितने महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स थे वो क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूं कि भाई आपको चीजें थोड़ी सी आसान लगी होंगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे होंगे ये फैक्ट, और फैक्ट के बारे में जब तक इधर उधर की नॉलेज थोड़ी बहुत आप नहीं कवर करोगे तब तक आपके लिए फैक्ट कठिन हो जाता है, सीधे सीधे या फिर रट्टाफिकेशन कर लो। अब रट्टाफिकेशन में आप कितने फैक्ट याद करोगे, है ना, जब तक उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा उस टॉपिक पर जब समझ अच्छी हो जाएगी तो फैक्ट बहुत हलवा हो जाता है, ठीक। ये वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो फिर इसके आगे का जो पार्ट है वो हम कल कवर कर लेंगे अच्छे से। ये पार्ट आप लोग बताना, फीडबैक देना कि ये जो फैक्चुअल वाला पार्ट है ये थोड़ा सा आसान हुआ, थोड़ा सा मजा आया कि नहीं इसको पढ़ने में, ठीक है। चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, धन्यवाद।